नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम UGC NT पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 18 है। इससे पहले हम अपनी 17 कक्षाएँ कर चुके हैं इस कोर्स की। तो इस कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। पिछली क्लास में हमने चर्चा अपनी शुरू की थी जो इकाई 1 का ही अगला टॉपिक है, हिंदी के विविध रूप, जिसमें अपनी आती है हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। फिर हमने किसका मोटा मोटी ऐसे देखा था चारों को सामने रख के कि क्या क्या ये चीज़ें हैं। तो हमने ये देखी थी कि बेसिकली क्या इसको हिंदी के विविध रूप ना करके अगर हम बोले कि खड़ी बोली हिंदी के विविध रूप तो भी ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। वही बात है कि खड़ी बोली हिंदी के अलग अलग रूप क्या हो गए। एक तो खड़ी बोली हिंदी हो ही गई जो मानक हिंदी की तरह है। उर्दू हो गया जो कि लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी से फलना फूलना उसका शुरू हुआ, खड़ी बोली से विकास हुआ उसका, और 1850 1860 तक लगभग अपने पीक पे रही। अदालत की कामकाज की भाषा भी रही। 19वीं शताब्दी के अंत तक मान के चलो, लगभग 1870-80 के बाद संघर्ष शुरू हुआ हिंदी और उर्दू का। तो तब तक तो ये काफ़ी व्यापक भाषा रही। मुगल काल में मतलब अपने शिखर पर रही है। उसके बाद दक्षिणी के बारे में हमने देखा था कि दक्षिण में जो है खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप दक्षिणी है और हिंदुस्तानी की हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप हिंदुस्तानी। तो ऐसे मोटा मोटी हमने देखा था। फिर हमने अपने उर्दू के ऊपर चर्चा शुरू की थी और उर्दू के बारे में जाना था, ये शब्द कहाँ से आया, इसके इतिहास के बारे में देखा था थोड़ा बहुत। तो 2-4 टॉपिक्स और हैं, 2-4 पॉइंट और हैं इसमें उर्दू में, उसका देखते हैं। फिर दक्षिणी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये हमने देखा था तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। मुगलों की भाषा तुर्की थी और यही तुर्की का शब्द है, उन्होंने ये नाम दिया। ये ऐसे बना, इस शब्द का हमने देखा कैसे आया ये। तो उर्दू में मोहल्ला कहा गया। सांझा के समय में शाही खानदान के लोगों के लगने वाला बाजार उर्दू में मोहल्ला कहलाता था। और फिर वहाँ क्या हुआ कि शाही खानदान के लोग जो कि फारसी बोला करते थे और आम लोग होते थे जो उस समय की दिल्ली के आसपास की जो खड़ी बोली थी वो बोला करते थे। तो दोनों के समन्वित रूप से बहुत छोटे जगह में ये भाषा विकसित हुई और धीरे धीरे अपना विस्तार किया। तो फिर वहाँ के भाषा को बोला गया ज़बान उर्दू मोहल्ला, जो कि फिर ब्रीफ होकर ज़बान उर्दू हो गया और फिर अब उर्दू कहा जाने लगा। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब तो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्य है ये, क्योंकि अब इसकी अपनी लिपि है, ठीक है। तो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्य है। स्वर व्यंजन लगभग उतनी है जो अपनी खड़ी बोली वाले हैं। 5 ध्वनियाँ इसमें अलग, 5 इसमें विशेष ध्वनियाँ जो मिलती हैं। ये क के नीचे बिंदु लगा कर ना, क ख ऐसे करके इनका उच्चारण होता है, ठीक है। ग ऐसे बिंदु, ज, ठीक है। फ नहीं, फ ऐसे करके इसका उच्चारण होता है। तो इस तरह के, ठीक है ना, ये आते जैसे नजाकत ना, मतलब नजाकत, मतलब उस तरह का जो ना, तो ऐसे बिंदु आता है। तो ये उर्दू में कुछ ये 5 विशेष ध्वनियाँ, नहीं तो बाकी ध्वनियाँ सब अपनी खड़ी बोली जैसे उसी से विकसित हुई है। तो ज़्यादा अंतर होगा भी नहीं। इनके कुछ प्रमुख कवि एवं शायर जो हैं, काफ़ी का नाम आपने सुना भी होगा। एक तो सबसे बड़े शायर गालिब हो गए, मीर, सौदा, ठीक है। उसके अलावा आपके हो गए ये साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, तो बहुत बड़े बड़े शायर हुए उर्दू में। और अभी भाषा किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत ही मतलब समृद्ध भाषा है, काफ़ी इसमें साहित्य भी रचा गया।
तो ये हो गई अपनी उर्दू। अब देखो उर्दू और हिंदी को लेकर ना बहुत विवाद रहा है, और ये पढ़ेंगे भी हम जब आधुनिक हिंदी अपनी शुरू होगी ना, तो उस समय कैसे खड़ी बोली के संघर्ष हुआ, उर्दू से कैसे जो इसका अस्तित्व छिन गया था अपना हिंदी का, उसके लिए कैसे लोगों ने संघर्ष किया, वो सब कुछ पढ़ना है। एक मैं आपको पैसेज पढ़ के सुनाता हूँ हिंदी बनाम उर्दू का, थोड़ा सा आपको चीज़ समझ में आएगी। देखो जनरली क्या होता है कि दो भाषाएं अलग मानी जाती हैं जब उनमें संरचनागत अंतर हो, अर्थात वाक्य संरचना, क्रिया रूप, शब्द रचना, ध्वनि संरचना आदि में विशिष्ट अंतर हो, दोनों की आधारभूत शब्दावली भिन्न हो, कुछ आधारभूत शब्दावली भी भिन्न हो जाए और ये सब अंतर आ जाए, उसकी जैसे शब्द रचना भिन्न हो गई, ध्वनि संरचना भिन्न हो गई, तो ये सब अगर भिन्नता हो तो मानते हैं कि हाँ एक भाषा दूसरी भाषा से अलग है। लेकिन हिंदी और उर्दू में ऐसा अंतर नहीं है। हिंदी और उर्दू में बिल्कुल ऐसा, हिंदी में क्या है ना, शब्द रचना, क्रिया भी वही है, ठीक है। आधारभूत शब्दावली भी कहोगे ना, तो शब्दावली भी अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा हैं, लेकिन जो बेसिक शब्द हैं वो तो हैं ही। ऐसा नहीं है ना कि बेसिक शब्द तुम की जगह कुछ और है की जगह कुछ और है, वो सब तो बेसिक जो शब्द है ना वो तो हैं ही, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आधारभूत शब्दावली भी भिन्न नहीं है, लेकिन क्या है कि दोनों में एक ही प्रमुख भाषिक अंतर है, वो ये है कि दोनों भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। अपनी हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है और उर्दू जो है फारसी में। तो बस यही एक बेसिक अंतर है। तो ये यहाँ पे देखो कह भी रहा है कि यह स्थिति और भी कई भाषाओं में देखी जा सकती है। लिपि के कारण अलग भाषाएं नहीं बनती। संसार में शायद यही एक उदाहरण है जहाँ एक ही भाषा रूप दो भिन्न भाषाओं के नाम से जानी जाती है। तो ये हिंदी उर्दू के लिए बोल रहा है कि शायद, मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि मे भी और भी हो सकती हैं भाषाएं, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी उर्दू ऐसे हैं कि इसके सब कुछ सारी विशेषताएं लगभग समान है। वाक्य संरचना, ध्वनि संरचना, उनकी आधारभूत शब्दावली, ठीक है, शब्द भी आधारभूत शब्द भी सेम है, लगभग सब चीज़ सेम है, लेकिन बस एक लिपि के अंदर कह रहा हूँ कि ये फारसी लिपि में लिखी जा रही है और वो देवनागरी लिपि में। बस इसके कारण ये दोनों भाषाएं अपना अलग अलग स्वरूप आज ले चुकी हैं और अलग अलग साहित्य में रचा जा रहा है। तो अब क्या आता है, अस्मिता का सवाल क्या है। अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, एक तो ये भी पॉइंट आ जाता है, और उर्दू मुसलमानों की। मतलब आप कितना भी इस चीज़ को नकारें, लेकिन ये चीज़ तो है, मतलब ये विवाद है। इस कथन के पीछे जो सांप्रदायिकता की गंध है, ठीक है, उसके कारण लोग इस बात का निराकरण भी करते हैं और बताते हैं कितने मुसलमान भक्त कवियों ने हिंदी भाषा के उन्नयन में सहयोग दिया और कितने हिंदुओं ने उर्दू भाषा में शेर व शायरी कर उस भाषा को संपन्न किया। जैसे आप चाहते हो कि इसमें सांप्रदायिकता की गंध आ रही है और हम सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप ये बात बोल सकते हो। बात सही भी है कि बहुत सारे मुसलमान भक्त कवियों ने हिंदी में रचना की और बहुत सारे हिंदुओं ने उर्दू में अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप कितना भी कह लें, ये एक चीज़ बन चुकी है कि आज जो उर्दू है वो मुसलमानों की भाषा और हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है। ये है मानता, ठीक है। दोनों बातें अपनी जगह से। आज के अधिकतर हिंदी उर्दू भाषा, आज के जो अधिकतर हिंदू हैं वो उर्दू भाषा पढ़ लिख नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए उर्दू पढ़ना अनिवार्य नहीं रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू को उर्दू पढ़ना है। उर्दू माध्यम स्कूलों के अधिकतर छात्र छात्राएं मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि मुस्लिम अपने बच्चों को उर्दू की शिक्षा देना आवश्यक समझते हैं। तो एक क्या हुआ है ना, अभी के टाइम में अपने देश की स्थिति का मैं बता रहा हूँ, तो उर्दू जो है वो मुस्लिमों के साथ जुड़ गया, जो कि भाषा का ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हमारा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कह सकते हो कि उर्दू जो है वो मुस्लिमों के साथ जुड़ गया और हिंदी जो है वो हिंदुओं के साथ जुड़ गया। ये चीज़ है, इसको हमें मानना पड़ेगा, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। उर्दू के साथ उस भाषा के बोलने वालों की अस्मिता का सवाल जुड़ा हुआ है। इस बात को तब से और बल मिला जब मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान में उर्दू राजभाषा बनी। पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ की राजभाषा बन गई उर्दू, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में उर्दू भाषी बहुत कम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ तो क्या है, पंजाबी है, सिंधी, लहंदा वहाँ की मूल भाषाएं हैं। फिर भी जैसे कैसे अपने यहाँ एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी है, वैसे ही वहाँ की राजभाषा उर्दू बना दी गई और एक संपर्क भाषा बन गई। फिर उर्दू लोगों को एक साथ मनाने के लिए संपर्क सूत्र बनी। इस तरह हम उर्दू भाषा के साथ लोगों की अस्मिता के प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये बात है। उर्दू और हिंदी भाषाएं विकास यात्रा में भिन्न रास्तों पर चल रही हैं। अब है कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। एक ज़माना था जब पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि हिंदी भाषी क्षेत्रों में उर्दू की पढ़ाई अनिवार्य थी। एक ये भी दौर रहा था कि उस समय उर्दू की पढ़ाई अनिवार्य थी। बहुत से लोग उर्दू लिपि से परिचित थे और लिपि के परिचय के कारण साहित्य से भी परिचित होते थे। अब आप अगर उर्दू जब पढ़ रहे हो और उसकी फारसी लिपि जान रहे हो, तो उर्दू में अगर कोई साहित्य लिखा जाएगा तो भी आप पढ़ पाओगे। अब इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। अब त्रिभाषा सूत्र के कारण उर्दू का अध्ययन सीमित हो गया है और आज की पीढ़ी में बहुत कम हिंदी भाषी उर्दू की लिपि से परिचित हैं।
इस कारण अब बहुत कम लोग उर्दू साहित्य का अध्ययन कर पाते हैं। इस तरफ साहित्यिक धाराएं अलग हो गई। हिंदी भाषी सिर्फ देवनागरी में लिखित उर्दू साहित्य को पढ़ सकते हैं। अगर देवनागरी लिपि में वहीं कोई लिख के दे दे तो आदमी पढ़ सकता है उर्दू साहित्य को, लेकिन हाँ, ये लिमिटेशन अब आ गई है। स्वतंत्रता पूर्व के समय में उर्दू और हिंदी मुख्यतः साहित्य और जनसंपर्क की भाषाएं थी। स्वतंत्रता के पूर्व इस कारण दोनों की शब्दावली में अधिक विभेद नहीं था। सिर्फ कुछ लेखकों की अधिक संस्कृत शैली होती थी या कुछ की अरबी फारसी शब्दों से भरी उर्दू शैली। तो स्वतंत्रता से पूर्व सबकी, चूँकि सब लोग एक थे, तो यहाँ क्या था कि हिंदी और उर्दू दोनों जनसंपर्क की भाषा थी। कुछ जो लेखक थे कि नहीं मुझे संस्कृत शब्दावली से ही रचनाएँ लिखनी है, तो वो, और कुछ जो मतलब उर्दूवादी थे तो उनका था कि नहीं मैं अरबी फारसी वाले ही शब्द रखेंगे। तो वो लोग कुछ थोड़ा अलग थे। नहीं तो बेसिकली क्या था कि ऐसी भाषा बोल रहे थे कि एक जनसंपर्क बना रहे, उर्दू वाला भी हिंदी समझ पाए, हिंदी वाला भी उर्दू समझ पाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये भाषाएं शिक्षा आदि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने लगी और इनके लिए विविध विषयों की विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता हुई। अब पहले तो ये था कि चलो जनसंपर्क की भाषा है, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ ना कि अब जैसे मान लो कि भौतिकी की किताब है, वो हिंदी भाषा में लिखी जा रही है, ठीक है। अब उर्दू वाले स्कूल में उसको उर्दू में लिखा जा रहा है। तो ये फिजिक्स पढ़ना है मुझे, लेकिन अगर मुझे लिपि का ही नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे उसकी जानकारी ले पाऊँगा। तो पारिभाषिक शब्दावली बनने लगी। अब मान लो हमारी हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली में फिजिक्स के लिए भौतिकी बना, तो उर्दू में कुछ अलग शब्द है, तो ये चीज़ें होने लगी, पारिभाषिक शब्दावली अलग होने लगी। तो यहाँ से धाराएं बट गई, हिंदी और उर्दू की, ये दोनों अलग अलग रास्ते पे चली गई। हिंदी ने संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्दों की रचना प्रारंभ की। हिंदी अपना संस्कृत से उठाने लगा कि संस्कृत में उसके लिए क्या शब्द थे, वहाँ से लाने लगा, और उर्दू अपना अरबी फारसी से। उर्दू ने अपने पारिभाषिक शब्दों के लिए अरबी फारसी का सहारा लिया। यहाँ भी संस्कारों को सुरक्षित रखने तथा अस्मिता को बनाए रखने का सवाल था। इस कारण दोनों भाषाओं की शब्दावली में अंतर आने लगा। यही से शब्दावली में अंतर आने लगा, ठीक है। इन्हीं भिन्न शब्दावलियों के प्रयोग के कारण इन दोनों भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता में कमी आई। अब ये नहीं रहा कि हिंदी भाषी उर्दू वालों को आसानी से समझ पाएंगे या उर्दू भाषी हिंदी वाले को। यहाँ से थोड़ा सा मतलब चीज़ें अलग होने लगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरणिक संरचना एक होते हुए भी हिंदी और उर्दू की धाराएं अलग हो गई हैं, ठीक है। साहित्यिक स्तर पर इनकी विरासत अलग है, इनकी दिशाएं अलग होती जा रही हैं। लिपि के अंतर के कारण इनमें अंतर ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लिपि अलग है, फारसी अलग, देवनागरी अलग। जहाँ तक आधुनिक प्रयोजनों का सवाल है, हिंदी के पारिभाषिक शब्द संस्कृत के आधार पर निर्मित किए जा रहे हैं और उर्दू के अरबी फारसी पर। तो प्रयोजन परक भाषा में भी दोनों भाषा में अंतर बढ़ता जा रहा है। कोई हिंदी भाषी उर्दू में लिखी भूगोल या भौतिक विज्ञान की पुस्तक आसानी से पढ़ नहीं पाता, नहीं पढ़ सकता। उर्दू में अगर मान लो फिजिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, आप हिंदी उर्दू की चर्चा छोड़ दो, लेकिन फिजिक्स की बुक पढ़ना है, अगर मान लो आपको वो उर्दू में लिखा है, तो एक हिंदी भाषी कैसे पढ़ पाएगा। उसको पता है कि इसकी व्याकरणिक संरचना सब कुछ मेरे जैसी है, हिंदी जैसी है, लेकिन लिपि अलग है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी शब्दावली आएगी, पारिभाषिक शब्दावली आएगी, वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। तो वो चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते। यह कहना कठिन है कि यह स्थिति स्वाभाविक है या दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन यह यथार्थ है। अब आप ये कहो कि ये तो होना ही था या फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़ा से हुआ, जो भी हुआ, लेकिन यथार्थ यही है कि हिंदी और उर्दू अब दोनों का रास्ता अलग हो चुका है। और उर्दू का भी एक समृद्ध साहित्य है और उसमें रचनाएं रोज ही हो रही हैं, और हिंदी का भी एक समृद्ध साहित्य है और रोज ही इसमें रचनाएं हो रही हैं। बस अब ये है कि दोनों के रास्ते बढ़ चुके हैं। तो ये अपना रहा हिंदी बनाम उर्दू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक चर्चा हो गई उर्दू की। अब देखेंगे हम हिंदी का ही एक अलग विविध रूप में, अगला कौन सा, दक्षिणी, ठीक है। बी करके टॉपिक बना देना, दक्षिणी। एक मिनट,
देखिए दक्षिणी क्या है, तो जब भी मैं हिंदी के विद्रूप बोला ना तो मतलब यहाँ आप ये समझना कि खड़ी बोली हिंदी के विद्रूप, सीधा सा आपको ये समझना है खड़ी बोली हिंदी के। तो दक्षिणी भी क्या है, एक खड़ी बोली हिंदी ही है, खड़ी बोली हिंदी का ही एक रूप है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखना दक्षिणी क्या है अपनी खड़ी बोली हिंदी का ही एक रूप है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है, उसकी क्या ग्रुप है। अब सवाल ये आता है कि दक्षिण भारत में हिंदी कैसे पहुंची, क्योंकि हमने देखा था ना जब हम भाषा परिवार के बारे में बात कर रहे थे, आप देखना पहली क्लास में, तो दक्षिण भारत में हमने देखा था कि वहाँ तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। तो ये था। तो फिर भाई वहाँ वो जो एक तो अलग ही भाषा जो हिंदी है अपनी वो भारोपी परिवार की आर्य भाषा है, और उधर होगी द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तो उन द्रविड़ परिवार भाषाओं में ये भाषा पहले पहुंची कैसे, ये खड़ी बोली हिंदी, इसका तो क्षेत्र इधर है ना उत्तर भारत की ओर, बेसिकली अपना पूरा दक्षिण भारत छोड़ दो और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दो, तो पूरा बाकी इलाका जो है इधर है अपना भारोपीय क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार, हरियाणा, अपना क्या बोलते हैं उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, तो ये सब इलाके हैं। तो आखिर फिर उधर कैसे गई है हिंदी वहाँ कैसे चली गई खड़ी बोली हिंदी। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि अपना जो थोड़ा सा हिस्ट्री से हमें समझना होगा। एक अपना आता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, एक तो मुगल काल आता है। मुगल काल यहाँ मैं लिखने के लिए आपको बता देता हूँ। मुगल काल ये शुरू हो रहा है 1526 में, ठीक है, बाबर के टाइम पे। ठीक, और इसके बाद से बाबर आते हैं, फिर बीच में और भी शासक हैं, अपना हुमायूं है, ठीक है। तो ये सब आते हैं। फिर शाहजहां का जब टाइम आता है तो शाहजहां के समय से उर्दू का विकास शुरू हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि उर्दू भाषा थी नहीं, खड़ी बोली हिंदी थी जिसमें अरबी फारसी के शब्द थे, लेकिन उसका एक व्यवस्थित कि उसमें अरबी फारसी के शब्द होंगे, लिपि भी फारसी होगी, ये सब शुरू हो गया शाहजहां के समय से लगभग शुरू हो गया। तो ये उर्दू तब की भाषा है। और ये क्या है ना कि अभी तक वो चल रही है, वो एक 37 का चल रहा है। अब मुगल काल से पहले जो भारत में टाइम वो था दिल्ली सल्तनत की लगभग एग्जैक्ट तो इसमें नहीं बता सकता, लेकिन 1200 के आसपास है, 1206 से, ठीक है, मतलब 1200 के लगभग में अपनी शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यहाँ इसमें बहुत सारे वंश है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ठीक है, और क्या बोलते हैं गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सबसे पहला शासक था। तो 1200 से लेकर लगभग 1526, ये 300 साढ़े 300 वर्षों का अप्रोक्स टाइम मान सकते हो, दिल्ली सल्तनत काल है। इस काल में ये दक्षिणी हिंदी आई है। ठीक है, तो अब ये दक्षिणी हिंदी आई कैसे, दिल्ली सल्तनत में ही तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश के एक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है,
इन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत तो है ही, दिल्ली थी यहाँ पूरा सेंटर, राजधानी इस पूरे साम्राज्य की। तो इन्होंने क्या किया कि राजधानी को जो है ना वो दिल्ली से ले गए दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया 1327 ईस्वी में राजधानी को कहाँ ले गए, दिल्ली से दौलताबाद। उसका पुराना नाम था देवगिरी। चूंकि महाराष्ट्र, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली जो इनका डिसीजन था ना, ये ऐसे इनको कहा था कि सन की बादशाह, ऐसे इनका नाम भी है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और इसमें ये कहता है ना कि पूरी बोले ना कि पूरे जितने दिल्ली के लोग हैं, मतलब जो भी बड़े लोग सरकारी जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी सिपाही हैं, सबको बोले कि अब सब कोई चलो वहाँ दौलताबाद, ठीक है। और कहा था कि पैदल ही ले गए थे काफ़ी लोगों को। तो इनको थोड़ा सन की बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन कुछ जनों का ये भी मानना है कि उन्होंने बहुत वो देख के कि उनका जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ से शासन करना, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई अब भी देखो अपनी आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है। तो एक उनकी जो भी सोच रही थी, तो वो ले गए कि नहीं, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी हमारी वहाँ राजधानी रहेगी, ठीक है। हालांकि बाद में वो फिर वापस दिल्ली लाए थे अपनी राजधानी को। फिर उन्होंने कहा भी था जितने भी लोग कहे चलो फिर सब वापस भी चलो, तो बोलते हैं कि आने जाने में ही काफ़ी लोग तो मर भी गए थे। तो मेन हमें देखना है कि दक्षिणी का। तो उसमें हुआ क्या कि 1327 में जब ये राजधानी ले गए ना अपनी दिल्ली से दौलताबाद, तो साथ में इधर के सारे लोग गए। अच्छा, उस समय क्या था, फारसी राजभाषा थी इनकी सल्तनत काल में। ये भी तो मुस्लिम शासक थे, बाहर से आए हुए थे, तो राज दरबार में फारसी भाषा थी, ठीक है। लेकिन अब जो लोग गए इधर से, सारे लोग, संत, सिपाही, ठीक है, कुछ आम लोग भी गए, सबको जो ले गया वो वहाँ पे दौलताबाद तक, तो इनके साथ खड़ी बोली भी गई, क्योंकि खड़ी बोली का तो विकास होने लगा था। जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो हिंदी बोली जा रही थी, खड़ी बोली या फिर अपभ्रंश कर लो, जो भी कर लो, हिंदी का जो रूप था उसको बोलने वाले वहाँ साथ में गए। इनके साथ जो मुस्लिम संत फकीर ये सब थे, इनका तो वहीं अरबी फारसी वाला था, जो भी इनकी बोली थी उसमें अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा थे। तो ये हुआ। और प्लस में जब दौलताबाद गए, तो मैप में आपने देखा होगा, दौलताबाद महाराष्ट्र, मतलब अगर भारत का मान लो ऐसे साउथ है ना ये, तो यहाँ महाराष्ट्र आता है, मान के चलो नीचे वाले हिस्से में। और फिर इधर आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब साउथ वाले स्टेट हैं। तो लगभग साउथ की ओर ये लेके चले गए, ठीक है, अपनी राजधानी को। तो इधर की जो भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं थी ना, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, इन सब का प्रभाव जो है इस हिंदी पे पड़ा। किस हिंदी पे? जिस हिंदी में कि खड़ी बोली बोलने वाले लोग थे, मुस्लिम संत फकीर थे जो कि अरबी फारसी बहुल भाषा का प्रयोग कर रहे थे, इन पर पड़ा। तो ये, और फिर वहाँ से दक्षिणी भाषा का प्रभाव, तीनों चारों चीज़ों का जो मिक्सर बना ना, वही भाषा हुई अपनी दक्षिणी, ठीक है। और ये उर्दू की तरह नहीं है कि इसकी कोई अलग सी लिपि थी, ये इसी में लिख रहे थे, जो अपनी देवनागरी इस लिपि में लिखी जा रही थी उसी में ये लोग लिख रहे थे। बस ये है कि मतलब शब्द हो गए अरबी फारसी के, और थोड़ा सा टोन और बोलने का तरीका ये सब जो था वो साउथ वाला आ गया। तो इन सब को मिला के इस बोली को क्या बोला गया? दक्षिणी। तो समझ रहे हो आप कि कैसे इस भाषा का विकास हुआ। और ये नहीं कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, 1300 से शुरू हुई हैं और 1800 साढ़े 1800 तक, इतना ही। इसके आगे इसमें साहित्यिक रचना देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अलग कोई भाषा है नहीं। ये खड़ी बोली का हिंदी का ही एक रूप है जिसमें ऐसे प्रभाव देखने को मिला। और जब तक ये चीज़ें रहीं तो बहुत साहित्यिक रचनाएं हुई। और जब से मुगल आए फिर उर्दू का विकास होने लगा। तो उर्दू में अपने देखा कुछ अलग तो है नहीं, यही बात तो वहाँ भी है कि खड़ी बोली हिंदी है, अरबी फारसी के शब्द हैं, ठीक है। हाँ, वो दक्षिणी का प्रभाव नहीं है, लेकिन फारसी लिपि हो गई। तो उर्दू ने क्या किया कि मतलब इसको मान के चलो कि
उर्दू इसके ऊपर हावी होगी और दक्षिणी धीरे धीरे खत्म होगी। साहित्यिक रचनाएं हुई हैं लेकिन 1800 साढ़े 1800 के आसपास, उसके बाद इस दक्षिणी में कुछ साहित्यिक रचना नहीं हुई है। तो वो दौर था 1500-1600 जो था ना, इसका बहुत स्वर्णिम दौर था। इसका वो स्वर्णिम दौर भी आया है लेकिन लिमिटेड है, इसका नहीं कि भविष्य उज्जवल नहीं रहा। 1800 साढ़े 1800 के बाद इसमें साहित्यिक रचना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। बोलने वाले तो हैं क्योंकि बोली है, तो अब तो बोली तो फैल ही चुकी है। बोलने वाले जो भी मतलब आप देखो ना कि मराठी जो जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, साउथ वाले जो हिंदी बोलते हैं, तो इसमें आता भी है हैदराबादी हिंदी, उनकी थोड़ी हिंदी की टोन ही अलग होती है। तो वो लोग हैं, वो सब दक्षिणी हिंदी के ही रूप है, दक्षिणी हिंदी का ही एक रूप है। तो ये है, तो लगभग मोटा मोटी ये समझिए कि ये दक्षिणी हिंदी का जन्म कैसे हुआ, दक्षिण भारत में हिंदी पहुंची कैसे। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, कर लेना याद करने के लिए, बाकी समझ गए हो गया आप। कैसे ब्रीफ में लिख देता हूँ। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र ले गए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि साथ में सिपाही, सरकारी कर्मचारी, ठीक है, और मुस्लिम संत फकीर सामान्य लोग, जो कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे। ब्रैकेट में कर लेना, साथ में सिपाही, सरकारी मेरे मुस्लिम संत फकीर सामान्य लोग, खड़ी बोली का प्रयोग लोग भी गए। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि एक तो हो गया आपका खड़ी बोली हिंदी वाला ढांचा, खड़ी बोली हिंदी का ढांचा हो गया, उसमें अरबी फारसी बहुल शब्द, प्लस में मराठी, कन्नड़, तेलुगु, आदि भाषाओं का प्रभाव, ये सब मिलके जो स्वरूप बनाना अपनी खड़ी बोली का, वही कहलाई दक्षिणी। ठीक है, तो ये है अपनी दक्षिणी, मैंने समझा दिया, बस ऐसे आपको समझ में आ गया। लेकिन ये नोट कर लेना याद रखने के लिए कि इस तरह से अपनी दक्षिणी हिंदी का जन्म हुआ जो दक्षिण भारत में बोली जाती थी।
तो ये हो गया। अब तो ये हो गया मतलब दक्षिण भारत में अपनी ये हिंदी पहुंची कैसे। अब इसका नाम दक्षिणी ही क्यों पड़ा, उसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि देखो, दक्कन क्या था, दक्कन कहा जाता था नर्मदा के पार का क्षेत्र। जो अपनी नर्मदा नदी है ना, उसके पार के क्षेत्र, नदी के पार का क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः कौन कौन सा आता है, जिसमें मुख्यतः अपने आ जाएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। यही मतलब कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। केरल और तमिलनाडु नहीं आता, लगभग इस हिस्से को दक्कन कहा जाता था, ठीक है, नर्मदा नदी के पार का क्षेत्र। तो ये जो दक्कन नाम था ना, कि हाँ ये भाग दक्कन क्षेत्र है, इसको जो है ना उत्तर भारत के लोग इसी दक्कन क्षेत्र को दक्षिण, ठीक है, कहने लगे। और वहाँ बोली जाने वाली हिंदी को दक्षिणी, ठीक है। तो ऐसे इसका नामकरण हुआ। दक्कन क्षेत्र था, दक्कन क्षेत्र से दक्षिण बना, और वहाँ की बोले जाने वाली हिंदी को दक्षिणी, तो इस भाषा को दक्षिणी कहा जाने लगा, ठीक है। एक और कंसेप्ट आता है, आपने देखा ना कि वो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गए, तो दौलताबाद से फिर राजधानी को वापस लाए थे। तो एक मिक्सचर के साथ जो भाषा वापस आई ना, उसके लिए एक वर्ड रेख्ता आता है, रेख्ता। कभी कभी आपने देखा होगा ना, पुरानी पुस्तकों में हिंदी का एक और नाम ऐसे करके पर्यायवाची में रेख्ता देता है। तो वहीं दक्षिणी भारत के बोली के प्रभाव के साथ खड़ी बोली जो वापस उत्तर भारत में लौटी, ठीक है। तो ये कुछ पीरियड के लिए ना इस भाषा का नाम रेख्ता भी रहा, ठीक है। अपनी क्या है ना, हिंदी की ऐसी मिली जुली संस्कृति है ना। मुस्लिम आक्रमणकारी हैं 1200 से, वो लोग 1200 से लेके मान के चलो
1800 साढ़े 1800 तक उनका शासन काल रहा है, ये दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को मिला के। तो ये चेंजेस आए हैं भाषाओं में। तो अब ये रेखता भी एक टर्म आएगा, तो कन्फ्यूज मत होना। रेखता जो है ना, ये क्या है, तो वहीं बोली को ना जब दक्षिण भारत में गया राजधानी लेके, फिर वहाँ मिक्सचर बना इस हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी थी, ढांचा वहीं था, अरबी फारसी के शब्द तो थे ही, मुस्लिम संत फकीर भी गए थे तो उनके साथ, और उन्होंने दक्षिणी बोली का प्रभाव ले लिया, कन्नड़ तेलुगु इन सब का। तो इन सब से जो मिक्सचर बनी, अब वो जब हिंदी वापस लौटी ना उत्तर भारत में, तो यहाँ बोला कि ये लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो रेखता बोल रहे हैं। तो एक रेखता नाम भी आता है। कुछ लोग इस रेखता को उर्दू का प्रारंभिक रूप भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ इसे हिंदी के पर्याय के रूप में यूज करते हैं कि रेखता हिंदी का पर्याय है। तो ये भी एक टर्म आता है रेखता। तो याद रखना कि ऐसा ना हो कि इस वर्ड से आप कभी आए तो एकदम से कन्फ्यूज हो कि ये रेखता क्या है, तो यही रेखता थी, ठीक है। तभी हमने ये समझ लिया कि इस भाषा को दक्षिणी नाम इसका क्यों पड़ा और ये भाषा दक्षिण भारत में पहुंची कैसे। अब है कि दक्षिणी का स्वर्णकाल क्या रहा, इसके कैसे कैसे, इसके भी जो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ऐसे तीन ही से हम बांट के देखेंगे इसका भी समय रहा, कौन सा काल इसका ज़्यादा स्वर्णिम रहा, कौन कौन से बड़े इसके रचनाकार हुए हैं। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम देखेंगे अभी अपनी अगली कक्षा में। इस आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मतलब हर रोज़ ये एहसास होगा कि नहीं, मुझे आप लोग के लिए रोज़ कुछ बेहतर करना है, तो थोड़ा एक प्रोत्साहन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे मैं लाइव भी आ पाऊँगा, लाइव रिस्पॉन्स ले पाऊँगा आप लोगों का। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और हर रोज़ क्लास जब अपलोड की जा रही है हर रोज़ करिए। अगर किसी दिन मिस हो रही है तो जो क्लासेज मैंने की हैं उसको रिवाइज कीजिए, क्लास को मत मिस कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो किताब मैं बोलूँगा कि हाँ ये किताब लेनी पड़ेगी, वो किताब आप लीजिएगा, लेकिन बहुत मिनिमम, मैं उतना बताऊँगा ही नहीं, जो बताऊँगा उसको बस लेना है आपको। बस इस क्लास के साथ जुड़ रहिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम अच्छे से तो क्लियर होगा ही, हिंदी की भी बेहतर समझ हो जाएगी आपकी, ये मेरा वादा है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। धन्यवाद।